ठीक है ना। हाँ अच्छा जी, रिक्वायरमेंट जरा पढ़ें, सवाल छोटा सा सवाल है अल्लाह करे पूरा हो जाए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है हमने और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, और बीच में एक यहाँ पर उन्होंने बताया कि वो कैंटीन ऑपरेट करते हैं, इसलिए मेरा फॉर्मेट वही रूटीन का फॉर्मेट है। ठीक है, अभी भी ये ट्रायल वाले सवाल शुरू नहीं हुए। मंडे को मैंने एक सवाल कराना है जिसके अंदर अकाउंटेंट ने हमें चूना लगाना है, फ्रॉड वाला सवाल। उसके बाद फिर उस जैसे 2 सवाल और हैं, टोटल वो भी 3 सवाल हैं। 3-4 सवाल इस तरह के, 3 सवाल वो फ्रॉड वाले, 3-4 सवाल शायद हैं, देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद तीसरी किस्म आती है ट्रायल वाले सवाल। ठीक है ना, तो वो मंडे को इंशाल्लाह करेंगे, फिलहाल तो नहीं कर रहे। अभी तो देखें वही अपना इनकम एक्सपेंडिचर है, वही अपना बैलेंस शीट में फंड्स हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं। बीच में मैंने जरा कंजूसियां की हुई हैं। ठीक है, मैंने एसेट की हेडिंग नहीं दी, लायबिलिटीज की हेडिंग नहीं दी, जरा एक एक लाइन बचाई है। और वर्किंग वन उधर 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 मैंने बोला है, एक मिनट, वर्किंग वन आपको नजर आ रही है, ट्रेडिंग एक्टिविटी, इसके अंदर हम लिख लेंगे अपनी कैंटीन वाली एक्टिविटी। ठीक है, फिर आगे स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स है, और उसके बाद फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट किया मैंने, लेजर्स बना लिए, अपना टाइम वेस्ट किया, आप लोगों का इंतजार किया, ले आए। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद क्विकली जरा गो थ्रू करते हैं एक दफा सवाल को, देखें तो सही 1 घंटा 20 मिनट में होता भी है कि नहीं है। वैसे फॉर्मेट बन गया है, और जो इसमें मसले वाली चीजें थी वो डिस्कस हो गई पहले ही, अब बस उनको अप्लाई करना है। ठीक है, आज पहली बार आपको वॉयलन फैमिली क्लब कहता है फॉर्म हुआ था 16 में बना था, और हम 18 में खड़े हैं। ठीक है, तो 16 गुजरा, पिछला साल 17 भी गुजरा, और अब 18 में हम खड़े हैं, ज्यादा पीछे गुजर गया जी। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्लब एज ऑन, हम 18 में खड़े हैं, तो ये क्या है फिर ओपनिंग। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बनी हुई, एसेट्स और लायबिलिटीज की डिटेल है, लेकिन सिर्फ क्या दिया आज उसने, ओपनिंग। कभी ओपनिंग क्लोजिंग दे देता है, कभी कुछ भी नहीं देता है, कभी सिर्फ ओपनिंग दे के क्लोजिंग दे रहा है, कभी सिर्फ क्लोजिंग दे के ओपनिंग दे जो वो निकलवा ले। हमें इससे क्या, हमारा तो अपना तरीका वारदात है, उससे चलते हैं। ठीक है, तो इस दफा ओपनिंग अवेलेबल है। क्या क्या, सब्सक्रिप्शन, एसेट्स में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है। 16 और 17 का मतलब क्या है, हम 17 के एंड पे खड़े हैं, ये 17 का एंड है, जिसमें कह रहे हैं 16 में जो सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट जो रिसीवेबल अभी तक नहीं रिसीव हुआ 31 में 17 तक, ये वो है। और 17 में जो सर्विसेज दी हैं 17 के एंड तक वो रिसीवेबल नहीं है, वो ये। तो ये हमारे लिए तो दोनों ही ओपनिंग है, हमारे लिए दोनों क्या है, 18 का ओपनिंग रिसीवेबल है, उसके अंदर 2 सालों का रिसीवेबल है। 16 वाले जो लोगों ने अभी पैसे नहीं दिए वो भी रिसीवेबल होगा हमारा स्टार्ट में, और 17 में जो सर्विस दी थी उन्होंने पैसे नहीं दिए वो भी हमारा रिसीवेबल। ठीक है, आगे एडवांस रेंट, प्री पेमेंट, फिर कैंटीन का स्टॉक। ठीक है, स्नूकर टेबलें रखी हुई हैं हमने अपने क्लब में। ठीक है, वो स्नूकर टेबल्स हमारा फिक्स्ड एसेट है। ठीक है, ज़ाहिर है बुक वैल्यू नजर आ रही है, बुक वैल्यू ही होगी बैलेंस शीट में जो है, और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। ठीक है, टोटल आ गया 20-24, ये बराबर नहीं है क्योंकि बैलेंस शीट नहीं है ना, बस बैलेंसेज हैं एसेट साइड पे ये। अच्छा, अब ये भी आप कर सकते हो, एसेट लेस लायबिलिटी, यहीं से ओपनिंग फंड निकला है, ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लायबिलिटीज हैं, पर मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है एडजस्टमेंट में कोई नई चीजें भी निकल आए, छुपी पड़ी हूँ अभी। ठीक है ना, बहरहाल ये वाले बैलेंसेस तो ओपनिंग है ही, समझ आ रही है। अच्छा, एनपीओ आसान लग रहा है या कैश फ्लो? अच्छा, जेड़ा परचे च आना होंदा है ना तुहानू वो औखा लगदा है की गल होई यार। अच्छा, दोनों ही आने वैसे, इसका एक इसका शॉर्ट उसका लॉन्ग, ये उसका शॉर्ट इसका लॉन्ग, ये दोनों ही आएंगे इंशाल्लाह। तो ये दोनों को टिका के करो, ये दोनों का 25 नंबर है इंशाल्लाह कम अज कम। तो अभी कितने दिन हुए हैं या रिवीजन कर, अब संडे आ गया ना, संडे आ गया, टर्म टेस्ट भी है, तो अब पिछले टॉपिक्स ठीक लग रहे हैं ना आपको, तो कर दो कैश फ्लो के नाम ये वीकेंड जिनको मसला आ रहा है। मैंने रिवीजन के क्वेश्चंस भेजे थे, ठीक है ना, आज हफ्ता है, कल इतवार है, फिर सोमवार है, फिर मंगल को टर्म टेस्ट। तो क्या करो, ये टॉपिक वाइज करो, कैश फ्लो से शुरू कर दो। आज वीकेंड पे कैश फ्लो में 5 से 6 घंटे लगातार बस निकालने हैं, सारे सवाल एक सीटिंग में करने हैं, हिम्मत करके, कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि जी हर सवाल 100% टिच टैली हो जाए, तो ये नहीं हो सकता। मैं आपको अपना ज़ाती, वैसे तो मैं नालायक सा बंदा हूँ, लेकिन अपना ज़ाती तजर्बा शेयर कर रहा हूँ। फाइनल के अंदर कंसोलिडेशन आप FAR 2 में पढ़ेंगे, फाइनल में भी होती है। फाइनल में हमारे कंसोलिडेशन का सवाल होता था, तो क्लास के अंदर हम जब सवाल उस्ताद मोहतरम हमारे कराते थे तो मैं क्लास में नोट कर लेता था, जैसे करते हैं सब। उसके बाद वो मैं रख देता था साइड पे, फिर मैं उसको देखता नहीं था। फिर घर आके मैं एक बार उस सवाल को खुद करता था, बैलेंस शीट टैली नहीं होती थी। फिर मैं देखता था, अच्छा सोल्यूशन देखता था, ये मसला हुआ है।
फिर सोल्यूशन को रख देता था, फिर दोबारा उसी वक्त या किसी और वक्त फिर उसको बगैर देखे फिर ट्राई करता था। वो वाली गलती थी, नवी निकल आंदी सी। 3-3 दफा में सवाल होता था और 3-3 दफा में गलत होता था, ठीक है, और हर दफा गलती नहीं होती थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब फेल हो गया। मेरी तो सारी जिंदगी में कोई बैलेंस शीट, एक बार शायद जिंदगी में बैलेंस शीट पर्चों के अंदर हमने 20 पर्चे दिए थे, कभी 21 होते हैं, कभी 19 हो जाते हैं। 20 पर्चों में, अकाउंटिंग के पर्चों में जिंदगी में एक बार बैलेंस शीट टैली हुई है, और कैश फ्लो तो कभी भी नहीं हुई पर्चे में। तो क्या हुआ? तो फेल नहीं होते, ठीक है। और जिनकी टैली होती थी पता नहीं वो फेल हो जाते थे, फिर मुझे नहीं पता कि क्या। तो ये ऐसी कोई बात नहीं होती, ठीक है। इसको जहन से निकाल दें बेटा। वे एग्जाम कंडीशन के अंदर एक लाइव 2-3 दिन पहले एक मसला हुआ था। एक छोटी सी बात हमने गलत अज्यूम की थी और गड़बड़ हो गई। एक छोटी बैलेंस शीट तो टैली नहीं थी, क्या नंबर चले गए सारे, 1-2 नंबर गए। तो मैंने बार बार ये बात, ये बैलेंस शीट है और इससे पिछला कैश फ्लो, इससे पीछे तो कोई ऐसा टॉपिक था नहीं। तो ये मेरी तरफ से आपको मत है, मत समझते हो, नसीहत है जो हमें भी साथी कराम दिया करते थे। बैलेंस शीट टैली हो जाए, अफसोस करना और आगे चले जाना। टैली ना हो, खुश होना, आगे चले जाना, जाना आगे ही है। टैली नहीं हुआ ना, उसके लिए मैक्सिमम 2 मिनट है, सवाल पूरा हो गया। बैलेंस शीट टैली नहीं हुई या कैश फ्लो का सवाल पूरा हुआ, कैश फ्लो टैली नहीं हुई, 2 मिनट सिर्फ इसलिए दे सकते हो कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो गया, कोई चीज मिस तो नहीं कर दी लाते हुए। लेजर्स देख लो, टोटल एक बार कर लो, नहीं हो रहा, ठीक है यार, अल्लाह हाफिज। क्योंकि जो नंबर आपने उसमें से लेने थे वो ले लिए, 70%, 80%, मोर देन इनफ। आगे नहीं जाओगे, 10 मिनट 15 मिनट लगा के वो गलती ढूंढ भी लोगे तो 1 नंबर बढ़ेगा, और उस टाइम के अंदर आगे 10 नंबर तुम्हारे जो होने थे वो जाया हो जाएंगे। तो अब आप लोगों की मर्जी है ना, अभी करो ट्राई इसको। तो टर्म टेस्ट आ गया, बड़े सवाल भी आएंगे, कैश फ्लो टैली भी नहीं होगी, लेकिन स्टिल गिवन टाइम जो दिया हुआ है वो देकर 1-2 मिनट अगर ऊपर लगे, ठीक है, आगे चलो, फिर उसका रिजल्ट देखो। ये यहां पर देखोगे तो पर्चे में ये कर पाओगे। जिंदगी में पहली बार पर्चे में ये नहीं होना आपसे कि आपकी बैलेंस शीट टैली नहीं और आप आगे जा सको, क्योंकि आपको प्रैक्टिस ही नहीं थी। सही है, मैंने अपनी मिसाल दी आपको, पास हो गया हूं मैं इसलिए, ठीक है। तो फेल होने वालों की बातें नहीं सुननी, पास होने वालों की बातें सुननी। अपने आसपास जो पास होने वाले हैं उनसे बात किया करो, उनकी बात सुना करो, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, पता नहीं, अब सवाल तो होना कोई नहीं, लेकिन नसीहतों का टाइम असल में खत्म हो रहा है, वसीयतों का टाइम बल्कि शुरू हो रहा है। ये आखिरी कुछ दिन शुरू हो गए हैं, तो ये बहुत ज्यादा बातें चलेंगी, जाहिर सी बात है, ये बहुत जरूरी है। सो प्लीज प्लीज, बस अभी एक चीज है, आज से ये वादा कर लो मेरे साथ, जिंदगी का कोई भी सवाल करना है बगैर सोल्यूशन देखे करना है। एक बार चाहे किया हुआ सवाल दोबारा कर रहे हो, और गिवन टाइम में करना है, और जहां पे ना समझ आए कुछ भी अज्यूम करके आगे चलना है। इसको आदत बनाना है, आज से ये कर लो। हर सवाल आप तीसरी बार कुछ सवाल पुराना करोगे, आप नई गलती करो। मैंने अपना तजर्बा आपको बताया। वो अलग बात है कि आप सवाल याद करने वाले लोग हो, अगर ऐसे हो तो बड़ा खतरनाक मामला है, याद नहीं करने होते सवाल, ठीक है ना। 100 सवाल करके जाओगे, पर्चे में 101वां आना है, हाँ, तो याद नहीं करना चाहिए सवालों को। तो मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैं तो हर दफा कुछ नया सीखता था, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूं। तो आपको हर दफा नई गलती का सामना करने पड़े, कोई मसला नहीं है, उससे फेल नहीं होता। फेल वो बच्चा होता है जो रूटीन वाली एडजस्टमेंट को नहीं कर पाता पर्चे में, जो 70-80% हर बार चीजें आनी और सही होनी है वो नहीं कर पाता, वो फेल होगा, ठीक है। तो हफ्ता है, इतवार है, सोमवार है, यूं समझो आई कैप का पर्चा ट्यूसडे को, ठीक है, और उसमें करेक्शन ऑफ एरर से लेके एनपीओ तक सिलेबस है, ठीक है। एनपीओ चल रहा है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, चल रहा है, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। कैश फ्लो को भी जरूरत तो नहीं है, लेकिन पता नहीं को 10-12 बच्चे कहते हैं हमें मसला है, पता नहीं क्या मसला है उनको, पता नहीं क्या मसला है उनको, ठीक है। हालांकि कैश फ्लो, बहरहाल 1-2 सवाल अभी और हो जाएंगे इसके भी। एनीवेज, आज कैश फ्लो के 4-5 घंटे रख लो, एक सिटिंग में करना है, ठीक है। तो उसके बाद पिछले टॉपिक्स तो हैं ही कोई नहीं इतने ज्यादा। करेक्शन ऑफ एरर है, 4-5 सवाल उसके मैंने लिखे हुए हैं। फिर शेयर में इक्विटी और आईएएस सेट तो इकट्ठा ही है, ठीक है, आईएएस सेट की सवाल है। ये कितने टॉपिक्स हैं, लेकिन हैं गवर्नमेंट ग्रांट रह गया था, मैंने वो भी डाल दिया है, तो उसके सवाल भी ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो आपको भूल रहा होगा, ठीक है। तो ये रिवीजन के अंदर इसीलिए ज्यादा सवाल है, ज्यादा सवाल करने हैं वो, ओके। भूल गया ना, चले, याद आ जाएगा। फिर गवर्नमेंट ग्रांट का सवाल भी लाजमी है, अभी पेपर लीक कर रहा हूँ, ओके। चले जी आगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी से नजर आ रहा है, यानी कि ऑपोजिट बैलेंस। देखो ना अब कितना टाइम जाया हो गया, जल्दी करो आगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 17 के एंड पे 18 की सब्सक्रिप्शन एडवांस, 18 की ही एडवांस होती है भाई। 17 में 17 की तो वो आ गई, 17 में 16 की वो तो पहले से था, एडवांस है ही तब। 17 में अगर 18, 19, 20 की ले लिया आपने सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी, कैंटीन वेजेस और
कैंटीन क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये लायबिलिटीज नजर आ रही हैं आपको। फिर आगे कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, सम ऑफ द बैलेंसेज ऑन 31/18। जालिम सारे दे देते, सम ऑफ द बैलेंसेज, सब्सक्रिप्शन इन एरियर 18 का कुछ रिसीवेबल, 18 के अब एंड पे आ गए, तो 18 में सर्विसेज जो दी उनमें से जो पैसे नहीं आए वो क्या है, 18 का रिसीवेबल, क्लोजिंग रिसीवेबल। ओपनिंग रिसीवेबल ये है 90 जमा 15 105, ये 18 के ओपनिंग पे रिसीवेबल था, ठीक है, और 18 क्लोजिंग पे रिसीवेबल है, फॉर 18 30 रुपए रिसीवेबल है। कैंटीन का स्टॉक है, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल है और कैंटीन क्रेडिटर्स है, ठीक है। ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ये इसने ना बड़े प्यार से आपको, चूंकि आज आपको ना मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको वो नहीं मिला जो आपने ना कदरी की थी पहले सवाल में, याद है, रिसीट पेमेंट की 3 सवाल किए हमने, गिवन होता था, नहीं है आज, नहीं है आज, बनाना पड़ेगा। ये जो मैंने फॉर्मेट के अंदर, ये थोड़ा तंग होगी जगह, बहरहाल ये जो मैंने बनाया ये क्या है, आज मैंने रिसीट पेमेंट बनाना है। अब पता नहीं कैश एंड बैंक दोनों ट्रांजैक्शन है, इकट्ठा बनाना है, कैश अलग है बैंक अलग है, ये तो सवाल में देखूंगा, बट बनाना मैंने खुद है। तो भाई बड़े प्यार से उसने ना आज आपको ये बताया है, ये क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। क्या मतलब, क्या मतलब, ये पैसे आए हैं, ये पैसे सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग 18 रिसीव हुई है, ठीक है। रिलेटेड टू 17, ये क्या मतलब, 17 से रिलेटेड 18 में क्यों आ रही है, 17 में नहीं आई थी ना, ये रिसीवेबल था 90 का, इसमें से वो कह रहा है 60 रुपए रिसीव हो गए। फिर 18 में खड़े हैं, 18 से रिलेटेड, यानी जिस साल ये 18 में सर्विस दी है, सारे लोग तो नहीं ना रिसीवेबल होते, ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं, सर्विस ली पैसे दे दिए, कुछ ऐसे होते हैं जो एडवांस दे देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं देते, अगले साल में दे रहे होते हैं, ऐसे ही चलता है। ज्यादातर लोग तो ऐसे ही होते हैं, सर्विस के साथ साथ ज्यादा कैश इनकम बन जाता है, कुछ कैश अगला आ गया, एडवांस आ गया, कुछ कैश पिछला रहता था, रिसीवेबल रिसीव हो गया। तो 18 वालों में से 900, 18 वालों की सर्विसेज के 920 आ गए, और 19 के भी 75 रिसीव किए। अब ये 75 क्या है, ये एडवांस है, क्यों, हम खड़े 18 में हैं, तो फिर ये भी तो एडवांस था, ये हाँ, ये ओपनिंग एडवांस था 31/17 में ये मौजूद है, और ये क्लोजिंग एडवांस, लेजर बन ना गया, ओपनिंग एडवांस 75, 45, क्लोजिंग एडवांस 75, ओपनिंग रिसीवेबल 105, क्लोजिंग रिसीवेबल फिलहाल तक कितना, 30, अभी तक इतना, ठीक है। अच्छा, अब एक बात है, इस 90 में से तो कितने आ गए, 60 आ गए, ठीक है, इस 90 में से 60 आ गया, बाकी इसमें से 30 नहीं आया, ठीक है, ओ नहीं आया मोहम्मद बख्शा, 30 नहीं आया। अच्छा 30 तो नहीं आया, 15 का भी कोई जिक्र नहीं आ रहा, 15 का भी कोई जिक्र नहीं, ना इस 15 का जिक्र आ रहा है, ना ये 30 आया है। अब आगे वो कहता है, क्लब मैनेजमेंट ने ये फैसला किया है टू राइट ऑफ रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन इन एरिया रिलेटिंग टू 16 एंड 16 का सारा 30, 15 रिमेनिंग था, चल भाई, और 17 में से 30 रिमेनिंग, चल भाई, मतलब 45 रुपए क्या हो गए, बैड डेट। उन्होंने डिसाइड किया कि ये हुण नहीं आने, पता कुता कराया, उन्होंने कहा मुल्क छोड़ के नस गए ने यार, ठीक है, 1-2 फौत हो गए और उनके पल्ले कुछ भी नहीं था, उनकी स्टेट में से भी नहीं रिसीव हो सकते, तो ये 45 रुपए अब राइट ऑफ कर दिया। तो एंट्री क्या होगी, प्रोविजन डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। प्रोविजन को ओपनिंग क्लोजिंग सवाल में नहीं आना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रोविजन के लेजर में डालूंगा कि आपके आज वाले ये इस दफा वाले पर्चे में अगर आ गया तो प्रोविजन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी हो सकता है, आपकी एक रूटीन है एनपीओ के अंदर, लोगों की आदत है 5% लोग पैसे बस सर्विस लेते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं, तो प्रोविजन क्रिएट करना, आप पॉलिसी भी रख सकते हैं, प्रोविजन आ जाएगी, कोई मसला, ठीक है, अच्छी एडजस्टमेंट थी, ठीक है। लेकिन ये टोटल कितना है, टोटल ये जो रिसीव हुआ है टोटल कितना है, $1055 ये रिसीट हुई है, ठीक है ना। तो ये रिसीट आपके रिसीट पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पे नजर आएगी और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नजर आएगी, इसमें कोई शक। जो आपके साल में रिसीव होता है ना कैश, उसमें ओपनिंग रिसीवेबल भी हो सकता है, इस साल का भी इनकम जो है वो रिसीव हो सकती है, और अगले का एडवांस भी हो सकता है। ये तीनों चीजें होती हैं रिसीट के अंदर, मुमकिन है, हो सकती है ना, है, ठीक है। तो ये क्या है आपकी रिसीट।
पता नहीं ये बैंक अकाउंट में आए हैं पैसे या कैश में आए हैं, जो कोई निशानी बताएगा फिर वही कर लेंगे, मजबूरी है। और फिर आपकी ये एडजस्टमेंट आ गई, ठीक है। ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई थी जब 16 में इन्होंने ये मार्जे वजूद में आया था ये क्लब, तो एक स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है, जिसमें एक पर्सन वॉज अवॉर्डेड, अ पर्सन इज अवॉर्डेड लाइफ टाइम मेंबरशिप अपॉन पेमेंट ऑफ 1,20,000, ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप रिसीव्ड इन 16 वर 5 लोग आए थे, 17 में 8 आए थे, ये मैंने वही यहीं से देखकर लिखे थे, बस फिगर बदली थी, ठीक है ना। और तीसरे साल में कितने आ गए? 6, ठीक है। अब देखो ये काम सारा का सारा आप वैसे ही करोगे, ठीक है। बस ये कि तीसरा साल नहीं किया, एक बात। दूसरी बात, हम खड़े 18 में हैं, ठीक है, तो अगर तो 16 से 17 से 18 पे आओ, 1 मिनट में लेजर बना लोगे, पर मैं ये चाहूंगा कि सोच के डायरेक्ट 18 में बनाओ, 16 और 17 वाला टाइम ज़ाया ना करें। तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम मैंने करवाना है, वरना मैं यहाँ कर सकता था, इसी को ही मैं आगे बढ़ाता। इसमें क्या करना था, 25 के अंदर में यहाँ पर मैंने 6 मेंबर डालने थे, सवाल बिल्कुल मैच हो जाना था। और फिर सवाल मेरा खड़ा हुआ है यहाँ पर, ये मैंने यार 23 ही लिख दिया, सॉरी जी, हाँ कोई बात नहीं, जब चेंज किया ना फिगर और लाइफ चेंज किया, बाकी तो मैंने सेम रख लिया ना, ठीक है। तो अब लाइफ टाइम मेंबरशिप इज क्रेडिटेड टू लाइफ मेंबरशिप फंड, मतलब इसको कहता रहे वो फंड, ये लाइबिलिटी ही है, ठीक है ना। ये क्या है, ये लाइबिलिटी ही होती है, ओके। बस इसमें आप इसके नाम से धोखा नहीं खाना, इसको बेशक इसका नाम फंड रख देना, बस अगर लिखना ही है तो इसको लाइफ मेंबरशिप फंड लिख देना। वैसे मैं लिखने नहीं दूंगा, मैं लाइबिलिटी लिखवाऊंगा, क्योंकि फंड्स ऊपर होते हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो, क्योंकि ट्रीटमेंट इसका यही है। फंड अमोर्टाइज होकर इनकम में नहीं जाता, फंड ही रहता है, ठीक है ना। फंड का कुछ और ट्रीटमेंट होता है। अभी फंड्स अपने सिर्फ जनरल फंड पड़ा है, जनरल फंड क्या है, बस वो जनरल फंड है, पड़ा हुआ, उसमें सरप्लस कोई आता है तो उसमें ऐड हो जाता है, डेफिसिट आएगा तो उसमें से माइनस हो जाएगा, फिलहाल और को फंड पढ़ाया नहीं। तो लाइफ टाइम मेंबरशिप अगर कभी भी खत्म नहीं करना तो शायद उसका ट्रीटमेंट कोई और तरफ जाता हो, फिलहाल मैं वो बात ही नहीं कर रहा, सुकून मारे फिलहाल, ठीक है ना। बस लाइफ टाइम मेंबरशिप आप समझे, जिंदगी में एक ही ट्रीटमेंट होता है इसका, कहीं और नहीं जाता, लाइबिलिटीज में ही आना है। तो फंड वो कह भी रहा है तो हमने उसको लाइबिलिटी में ही रखना है, नाम चाहे फंड रख दो चाहे लाइबिलिटी, मैं लाइबिलिटी जान के लिखवाऊंगा, ठीक है। हो सकता है कोई और पॉलिसी हो, अगर मौत के ऊपर ही सिर्फ भेजते हो इनकम में, मतलब मौत के ऊपर ही रिकॉर्ड करते हो, तो फिर शायद फंड में रखें, लेकिन फिर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं डालते, फिर बारों बार फंडी हो जाता है, वो देखेंगे इंशाल्लाह कभी आप बताना हुआ तो। फिलहाल बस जो बता दिया वही है, एक ही पॉलिसी है, समझो एक ही तरीका है, समझो दुनिया में एग्जिस्ट ही सिर्फ एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करता है लाइफ टाइम मेंबरशिप का, फिलहाल ये समझ लो, मैं कह रहा हूँ फिलहाल ये समझ लो ताकि ये तो याद हो, ठीक है। अच्छा, अपॉन रिसीट एंड ट्रांसफर टू इनकम इक्वली ओवर 10 years, तो ये स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन, जिस साल में आए उस साल में जब मर्जी आए, बस उस साल से स्टार्ट कर दो, 10 साल में इनकम, कोई मसला। क्लब ऑपरेट्स अ कैंटीन, अब इसके अंदर थोड़ा सा मसला है, अगेन अकाउंटिंग का, ये मैथमेटिक्स का। लास्ट ईयर तक कैंटीन जीपी 20% ऑन सेल था, यकम जनवरी 18 से सेलिंग प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, तो नया जीपी रेशो निकालना पड़ेगा, कोई मसला नहीं, मैथमेटिक्स है, सीएम में थोड़ा सा आ गया, ठीक है। आगे चलो, डिटेल्स ऑफ सम पेमेंट्स, कुछ और पेमेंट्स दी उसने, एक रिसीट ये आई है बस अभी तक। ना कदरी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है, बनना होता था ना रिसीट पेमेंट, लो अब बनाओ, कहा था, शुक्र नहीं ना किया, ना कदरी जैसे, जब नेमत नहीं रहती ना फिर उसकी कदर सामने आती है। हाँ जी, तो सम पेमेंट्स ड्यूरिंग 18 उसने दी, कैंटीन क्रेडिटर्स को पेमेंट्स किए, सैलरीज हैं, इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो कुछ रिसीट्स, एक रिसीट आई, कुछ पेमेंट्स आ गई। अभी तक मुझे नहीं समझ आ रही कि कैश का अकाउंट बनाऊं या बैंक का बनाऊं, ठीक है। कैश का बैलेंस भी कहीं नहीं नजर आ रहा, बैंक का चलो नजर तो आ रहा है, तो बस ठीक है, वो पेमेंट फिर सिर्फ बैंक ही लिख देंगे और उसमें कर देंगे। किसी को बहुत तकलीफ हो तो कैश एंड बैंक लिख दे, वैसे बैंक ही है तो बैंक का ही लेजर बना देंगे बस, ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर भी है, सुभान अल्लाह, इतना प्यारा रिसीट पेमेंट होता था जिसकी क्रेडिट साइड के ऊपर लिखा होता था इक्विपमेंट, फर्नीचर, कहते थे ये खरीदा होगा हमने ड्यूरिंग द ईयर, इक्विपमेंट एक्वायर है ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, पेमेंट में आ तो रहा है पेमेंट में आ तो रहा है, ये पेमेंट साइड वाला इधर लिखा हुआ है ना, लेकिन मसला क्या है, दिस इज ओनली 30% पेड, यानी शायद उन्होंने जो एंट्री की है, एंट्री नहीं की, हम करेंगे, असल में इक्विपमेंट तो 100% से डेबिट होना है, ऐसे ही है ना, पूरी कॉस्ट से डेबिट होना होता है। उसने कैश सिर्फ, चलो बैंक किया है, बैंक मैंने बनाना है, कितना किया जी सिर्फ, बाकी क्या है,
अब आपको सिर्फ क्या मिला हुआ है, मैं मैथमेटिक्स बड़ी थी इसमें, ठीक है, आपको सिर्फ ये बताया उसने, ना ये पता है ना ये पता है, तो कोई एक चीज निकाल लो दूसरी बैलेंसिंग आ जाएगी। समझ आ रही है बात की? देर नहीं लगानी इन एडजस्टमेंट में, मैं करके इसलिए ऐसे नहीं टाइम ज़ाया कर रहा मैं, ठीक है, आप आगे फटाफट सवाल करते जाना है, रुकने वाली एडजस्टमेंट ही कोई नहीं है। वेजेस कैंटीन स्टाफ की 5 तारीख को हर महीने की पे की जाती है, ठीक है। वेजेस आर पेड ऑन 5th ऑफ ईच मंथ, का मतलब क्या है, जनवरी की एडवांस में पे कर देते होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप मिसाल के तौर पे इस वक्त जुलाई का महीना चल रहा है, मुझे कॉलेज वाले 5 जुलाई को जुलाई की सैलरी दे दें, कभी भी ऐसा नहीं होता। एडवांस जो लेना होता है उनके लिए एप्लीकेशनें देनी पड़ती हैं, अप्रूवल कराने पड़ते हैं। सैलरी समझ, आप जब क्वालिफाई करोगे इंशाल्लाह पहली नौकरी लगेगी तो इधर से जनाब दावत खिला रहे हैं दोस्तों को, कर्जों को, घर पे रिश्तेदारों को, और वो उधार पकड़ के। क्यों? नौकरी लगते ही उन्होंने आपको तनख्वाह नहीं दे देनी, पूरा महीना आपसे काम लेंगे। पहली तनख्वाह तो बेटा आपकी उसी उधार में निकल जानी है, आपको दूसरे महीने जाके शायद कुछ थोड़ा थोड़ा बचना शुरू हो, तीसरे चौथे महीने जाके थोड़ा स्टेबल होंगे, ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ पहला महीना आपको, तो इसलिए जो पहले हिसाब चल रहा है उसी पे ही रहना, ठीक है, शौक है ना हो जाना, जो बस थोड़ी बहुत बचत कर लेना नौकरी से पहले, ताकि पहला महीना भी गुजारा हो सके। लोगों ने तो कहना तेरी नौकरी लग गई है, लेकिन आपके पास पैसे तो नहीं होने। क्या मतलब? पहले सर्विसेज देंगे फिर आपको पैसे मिलेंगे एरियर के अंदर, ठीक है। तो ये कभी नहीं होता, ये ना समझना इससे 5th ऑफ ईच मंथ का मतलब है कि आपको हर महीने की तनख्वाह 5 तारीख को मिल जाती, नहीं, मतलब हर महीने की 5 तारीख को वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ पे की जाती हैं, वो ये कह रहे हैं। हर महीने की 5 को पे होती है, तो मतलब पिछले महीने की तनख्वाह अगले महीने की 5 को, ये उससे अगले महीने की तनख्वाह उससे अगली, तो हर यानी सैलरी डे बता रहे हैं कि 5th ऑफ ईच मंथ हमारा सैलरी डे। इससे सिर्फ ये पता लगेगा कि पिछले दिसंबर का जो पिछले दिसंबर की जो तनख्वाह थी वो इस साल के अंदर पे हुई होगी जनवरी 5 को, और इस साल दिसंबर की तनख्वाह अगले साल पे होगी, तो इसलिए पेएबल। ओपनिंग पेएबल भी है, वो तो पहले ही बता दिया उसने ऊपर, ओपनिंग पेएबल है, और ओपनिंग पेएबल है तो एक ही महीने का हो सकता है। क्यों? क्योंकि हर महीने की 5 तारीख को अगर तनख्वाह पे होती है तो ये फिर सिर्फ दिसंबर की होगी जो जनवरी में पे हो जाएगी। इसी तरह से हर महीने की 5 को तारीख पे होती जाएगी, तो हमारे साल भी एंड पर दिसंबर की ही एक रह जाएगी। और अगर उसने आगे कोई बात ना बताई तो ये एक महीने की तनख्वाह है, पिछले साल में भी यही होगी, तनख्वाह बढ़नी हुई तो वो बढ़ा देगा, नहीं तो यही भी, यानी कि ओपनिंग भी यही, क्लोजिंग भी यही। और हर साल हर महीने की 11 है तो 11 × 12 करोगे तो आपकी एक्सपेंस की फिगर भी निकलेगी। थोड़ा इस तरह से बात है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओ ये जरा थोड़ा सा अगेन मैथमेटिक्स भाई। एक्रूअल छाया पड़ा है, एक्रूअल कहता है क्लब जो है वो रेंटेड प्लेस पे ऑपरेट कर रहा है, रेंट को क्वार्टरली एडवांस में पे करते हैं। सुभान अल्लाह, वो सवाल याद आ रहे हैं आपको एक्रूअल में जो कराए थे, पता नहीं कहते थे 2-3 दिन क्यों लगा रहा है फजूल में, तो फिर जैसे से आगे बढ़ते आए पता लगता गया, ठीक है। इतना टाइम नहीं तुम्हारे पास हम 1 सेकंड भी किसी पे फजूल में लगा सके। एज पर एग्रीमेंट रेंट, एनुअल रेंट होता है इंक्रीज बाय 6000 विद इफेक्ट फ्रॉम हर साल 1 सितंबर को सालाना एग्रीमेंट हुआ हुआ है। आप लोग ये हॉस्टल में फ्लैट में रहते हैं, एग्रीमेंट में सालाना इंक्रीमेंट होता है। 3-4 साल बाद आप कहते हैं यार फ्लैट छोड़ो नवे च जाओ, क्योंकि वध के बड़ा किराया हो गया, तो फिर लैंडलॉर्ड कहता है चलो यार मैं फिर वापस कर देता हूँ, तुम ना जाओ, अच्छे किराएदार हो, टाइम पे किराया देते हो और तंग भी नहीं करते हो, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो एनुअली रेंट बढ़ता है, ये थोड़ा सा इसमें मसला है, ध्यान से देखना पड़ेगा। उसके बाद पीपी लो, आलू भी हैगा, तो आलू मटर के साथ आज का कीमा हम खाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। मटर है ना एक्रूवल के एडजस्टमेंट, और आलू है आपका IS 16, ठीक है। स्नूकर टेबल्स कह रहा है 31 दिसंबर बुक वैल्यू 5 सिमिलर टेबल्स की है, इसमें से एक बेच दिया मेंबर को ड्यूरिंग दो हमारा साल। फिर स्नूकर टेबल डेप्रिशिएट होते हैं 12.5% स्ट्रेट लाइन, और फर्नीचर फिक्चर्स 20% रिड्यूसिंग बैलेंस, और फुल ईयर डेप्शन स्टार्ट, नो डेप्शन, ठीक है जी। चलो जी, अब फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, ठीक है। जिन का सिर्फ ओपनिंग गिवन है उनका लेजर पहले बनाते हैं, फिर अगर इनका क्लोजिंग भी हुआ तो लिख देंगे, नहीं तो किसी का नया क्लोजिंग हुआ तो उसको ओपनिंग नहीं होगा, उसका भी लेजर बनाते हैं। उसके बाद फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं, कोई एडजस्टमेंट से भी निकल आएगा। जैसे लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है, मजे की बात है, वो ना आपको ओपनिंग में नजर आ रही है ना क्लोजिंग बैलेंस में नजर आ रही है, तो एडजस्टमेंट में आ रही है, वहां से आपको खुद निकालना पड़ेगा, ठीक है जी। तो शुरू करें। नंबर 1,
सब्सक्रिप्शन, माजरत के साथ नंबर 1, लेकिन मेरा नंबर 3 पे वो आया ना पारिस की। सब्सक्रिप्शन इनकम का लेजर, एरियर 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 30 जमा नहीं 15 था, आई थिंक 15 था ना, 15 सॉरी 15 जमा 90, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया, कोई मसला 105। सिर्फ ओपनिंग फटाफट आप लिखवाओ, ये दोनों हो गए जी 15 जमा 90। ओके, कहीं भी मसला हो तो रोक लेना। तो इस साल में क्या है, पेबल हो गया। 31 दिसंबर 17 पर हमारा टोटल कितना रिसीवेबल है, तो ये क्या रिसीवेबल नहीं है, तो रिसीव नहीं हुआ तभी रिसीवेबल है। 16 के पैसे ये 16 में रिसीवेबल होंगे, ये 16 के एंड पे रिसीवेबल होंगे, 17 के स्टार्ट में भी रिसीवेबल होंगे, 17 के एंड पे भी रिसीवेबल है। ये वो 16 हैं जो नहीं मिले 2 साल से हमें, तो 31/17 पर ये रिसीवेबल है। इसीलिए तो 18 में हमने कहा फारिग कराओ इनको, ए नहीं आने होने। इवन हमने 17 वाले बाकी भी फारिग करा दिए, रिसीवेबल है। ठीक है भाई, जहां पे मसला हो रोक लीजिएगा। ओके, गड्डी मोटरवे तो चढ़ने लगी है हूं, यानी ये ओपनिंग लिखते हो तो मोटरवे पे चढ़ सकते हैं ना हम। ठीक है ले जी, एडवांस रेंट। अच्छा, रेंट पे ना थोड़ी सी चूंकि एडजस्टमेंट जरा ज्यादा है, चलो खैर चलने दो जी। एडवांस रेंट 24, रेंट एक्सपेंस इनकम तो नहीं हो सकती। वो कह रहा है कि हमारी प्रेमिसेस रेंट वाली हैं तो हम उस पर ऑपरेट करते हैं, तो हम रेंट पे ही करते होंगे। ठीक है, और वैसे भी एसेट में एडवांस रेंट नजर आ रहा है, एडवांस रेंट। ठीक है, लाइबिलिटी तो एक्सपेंस ही है जी। एडवांस रेंट बोलो, एक्सपेंस प्री पे हो रहा है, पेएबल नहीं है जी। 24। ओके, उसके बाद चलो गुजारा हो जाएगा, जगह काफी। नेक्स्ट कैंटीन स्टॉक, इन्वेंट्री स्टॉक ही लिख दूं आज, उसमें स्टॉक लिखा हुआ है तो चलो स्टॉक। आप कहोगे नहीं इन्वेंट्री लिखना है हमने, चलो ठीक है, आप लोग भी तो है ना, फिर आपका क्या करूं, पर्चे में बस जो लिखा हो वही लिख देना, यानी कि फेस के ऊपर। कैंटीन जी, ओपनिंग 215। नेक्स्ट स्नूकर टेबल्स, ये पीपीई है और बुक वैल्यू पे है, क्योंकि 16 से हम चले आ रहे हैं, अकोमोडेशन फेस पे नजर नहीं आ रही, तो मतलब बुक वैल्यू ही शो कर रहा है। तो स्नूकर टेबल और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, तो स्नूकर टेबल्स एसटी काफी है ना, एसटी हेलो जी। बुक वैल्यू 9, उसके बाद फर्नीचर एंड इक्विपमेंट F&E। वर्किंग है ना बेटा, वर्किंग के अंदर आपको गुंजाइश होती है ना, एब्रीविएशन यूज कर लें। हाँ, जब फेस पे लेके जाएंगे तो एसटिब नहीं लिखना, एसटिब नहीं लिखना, पूरा स्नूकर टेबल। ठीक है ना। बैलेंस शीट रिक्वायर्ड क्या है, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, वहां पे जब जाओ पूरा लिख लेना, वर्किंग में चलता है फिर। ओके, सही है ना। अब पर्चे के लिए मैंने ये अलग बात थोड़ी बतानी है, पूरा सेशन बताता रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी 720 एड़ा तू किस्तां च बोलने वाले, आगे बढ़ो। बैंक ओवरड्राफ्ट 181, तो बैंक के लिए जनाब ये मैंने खुली डुली जगह बनाई है, तो बैंक का ही लेजर बना रहा हूं मैं, और अज्यूम कर रहा हूं सारी रिसीट्स सारी पेमेंट्स इसी बैंक में ही है, क्योंकि कैश का ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, ना कोई कैश का पेमेंट का लफ्ज इस्तेमाल के जी कैश पेमेंट हुई है। ठीक है, वरना क्लियरली आपको निशानी बताएगा, जैसे मिसाल के तौर पे कल मंडे को जो हमने सवाल करना है इंशाल्लाह, वो ये किया था, इसकी वो एडजस्टमेंट फिक्स एसेट वाली में मसला नहीं आया। अहमद आप नहीं ना किया सवाल, आपकी शक्ल बता रही, वरना आप सबसे पहले ये पूछते। किया, कोई मसला नहीं आया, देख लिया ना। अच्छा यार वो कहाँ है, चलो कोई सवाल नजर आ जाता ना जिसमें ये, जैसे यार देखना जरा, वो लैयर क्लब के नाम से सवाल होगा, नहीं है, ये एग्जेक्टिव क्लब है, 12वां इतना करीब सी। हाँ ये देखो, अब इसमें उसने बैंक अकाउंट अलग से समरी दी है, और नीचे ये कह रहा था, कहीं पे कह रहा होगा
ये कैश। तो इस तरह से क्लियर बता दे बैंक है और कैश है तो वो अलग बात है। अब हमारे सवाल में जो क्लियरली बता नहीं रहा था और बैंक का अकाउंट था तो मैंने कहा यार बैंक ही ओपन कर लो। ठीक है, तो बैंक ओडी कितना आ गया जी 181। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कितना जी 45 ही है ना। नेक्स्ट नहीं लिख, चलो लिख दो। बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रॉट डाउन 181। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी पेबल आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस मेरे पास शुरू करते हैं, बस 1 मिनट मुझे पूरा कर लेने ओपनिंग क्लोजिंग जी। कितना 23। उसके बाद क्या आ रहा है कैंटीन वेजेस, तो वेजेस एक्सपेंस और इससे जो एक्सपेंस निकलेगा उसको लेके ट्रेडिंग एक्टिविटी जाने की क्लियरली कह रहा है ये कैंटीन वेजेस है। ठीक है, कितना ओपनिंग पेबल है 11। उसके बाद क्रेडिटर्स कैंटीन के आ गए तो क्रेडिटर्स कैंटीन आ गए। डेटर्स कैंटीन आज कोई नहीं है, कल वाले सवाल में डेटर्स भी थे कैंटीन के, याद है। ओके जी, अच्छा जी कितना जी ओपनिंग 118। उसके बाद ये वाला पॉइंट भी कर लो, फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं। कुछ क्लोजिंग भी है, कोई नया लेजर ना निकला है ना। ऐसा भी हो सकता है किसी एक लेजर का क्लोजिंग हो, जिसका क्लोजिंग हो फिर ओपनिंग ना हो, कोई नहीं उसका भी लेजर ओपन कर लेंगे, क्लोजिंग लिख लेंगे, बाद में फिर देखेंगे। ओपनिंग नहीं कोई कहीं नजर आया तो जीरो ज्यूम कर लेंगे फिर। ठीक है जी, तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर क्लोजिंग एरियर कितना 30। ओके, उसके बाद कैंटीन का स्टॉक क्लोजिंग 247। ठीक है जी, नेक्स्ट एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी 35, इलेक्ट्रिसिटी पेबल एक्रूड है 35 और कैंटीन क्रेडिटर्स क्लोजिंग में पेबल है 140। अच्छा मेरे पास जगह कोई नहीं बची माजरत के साथ, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप वर्किंग 12 या 13 जो भी बारी आएगी मैं वो 1 नोट पे करूंगा। जी बच्चों कुछ समझ में आया है? कमाल, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। मेरे बच्चों कहता है क्लब ऑपरेट कर रहा है फ्रॉम अ रेंटेड प्रेमिसेस और रेंट इज पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन यकम मार्च, यकम जून, यकम सितंबर एंड यकम दिसंबर। ठीक है जी, तो रेंट जो है वो हर साल इन डेट्स पे, ये जो मैंने तीर लगा दिए, ठीक है, यकम दिसंबर, यकम मार्च, यकम जून और यकम सितंबर। ठीक है, ये इस तरह से किराया पे होता रहता है। किराया कितना है एक तो ये नहीं बताया, और फिर कह रहा है एनुअल रेंट इंक्रीज हो रहा है बाय 6000। एनुअल पूरे साल का जो रेंट होगा वो साल का रेंट 6000 बढ़ेगा। ठीक है, एज पर एग्रीमेंट। सालाना रेंट, भाई सालाना रेंट है कितना ये तो बताओ, फिर हम उसको इंक्रीज करेंगे। हमारे साल यकम सितंबर 18 पर इसने इंक्रीज होना है। भाई इंक्रीज होना है टोटल 6000 से, है कितना टोटल वो पता कोई नहीं। ठीक है, तो एक छोटी सी उम्मीद जागी जी हाँ इस 24 को देखकर। ये 24 को देखकर हमें पता लगा कि ओपनिंग में 24 रुपए का क्या है रिसीवेबल। ये ओपनिंग एडवांस, ये 24 पड़ा। ठीक है, अब ये 24 कितने महीनों का रेंट है ये कैसे पता चला आपको? जी हाँ, पिछले महीने के पिछले साल में यकम दिसंबर को जितना भी पे हुआ था उसका 1 महीना एक्सपेंस बना था
उसके 2 महीने क्या है, इसका मतलब मंथली रेंट में यहां से निकाल सकता हूं 24/2, ये 24 है ना, ये 24 तो 2 महीनों का है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 2 करूं तो क्या आ जाएगा, ये 12 रुपए का खर्चा जनवरी, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हमारे साल के अंदर ये 12 रुपए का किराया चला कितने महीने, 8 महीने। कितने महीने, ये कहां से पता लगा, पर मंथ रेंट निकालने पहले हमने असल में, ठीक है। अब इस दिन खड़े होकर वो कह रहा है किराया बढ़ रहा है, पर परसेंटेज नहीं दी। जालिम क्या कह रहा है, एनुअल रेंट बढ़ा। अब एनुअल रेंट है कितना ये पता कैसे लगेगा, अगर पर मंथ 12 है तो 12 इंटू 12 कितना बना, 140। ये 144 कितने परसेंट बढ़ना है, परसेंट नहीं बढ़ना, 6000 से बढ़ना है, तो ये कितने पे चला जाना है। अब इस 150 को आपने डिवाइड कर देना है फिर 12 से, ये 12.5 अब आपका किराया हो जाएगा 12.5, 12.5 जगह जरा काटेगी ये तो कैसे लिखूं, यूं लिख देता हूं 12.5, ठीक है। 12.5, 12.5 यानी कि अगर मैं यूं कहूं कि 8 महीने किराया 12 चला और अगले 8 महीने किराया 12.5 चला तो कोई मसला है, अब बोलो जी। अच्छा ऐसे भी कर सकते थे, यहीं पर रुके हुए 12 तो आ गया था ना, ठीक है। अब 12 के अंदर आप, ये 12 पर मंथ आया हुआ था, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इस 12 में आप ऐड करते ये कि जी 6 सालाना है, 6/12 ऐड कर दो तो कितना बन गया, ये भी हो सकता है, ये भी वही आएगा, ठीक है। तो 12, 12.5 ऐसे निकालो या ऐसे निकालो। हाँ भाई समझ आई है बात की। अच्छा अब ये कहानी है, कहानी ये है ओपनिंग में 24 प्रीपेड है। अब एक्सपेंस के लेजर में एक तो कैश आता है हमारा, बैंक चल रहा है डेबिट साइड पे, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर वाली फिगर यानी एक्सपेंस आना है, और तीसरा क्लोजिंग प्रीपेड भी आना है, ठीक है। अब कोई एक चीज पहले निकाल लो, मेरे ख्याल में एक्सपेंस में निकाल के आया हूं बातों बातों में। देखो जरा 12 इंटू 8 जमा 12.5 इंटू 4, बस बताना सिर्फ ये है 12.5 कैसे निकला है, उसको सिर्फ ये बताना है, ठीक है। तो एक मिनट यहां पे लिख दिया 12 इंटू 8 प्लस 12.5 इंटू 4, ठीक है। अब ये बताना है मैंने वर्किंग 4.1 में कि जी 12 तो मैंने निकाला था 24/2 करके, 12 पर मंथ था जी पीएम, इसमें प्लस किया मैंने 6 का सालाना इंक्रीमेंट, तो ये बन गया 12.5 पर मंथ, ठीक है। तो ये सिर्फ थोड़ा सा मैंने वर्किंग नंबर 4.1 में बताना है, जैसे ही बता दें, ठीक है। अब समझ आ रही है ना, यहां स्टार लगा देता हूं यार, स्टार और ये स्टार, ठीक है। ओके ये कितना आ गया, अब 12.5, 12.5, 12.5 हर महीने का किराया है, तो 12.5 इंटू 3 करके क्वार्टरली इस यकम दिसंबर को भी पे हुआ होगा, तो एक 12.5 एक्सपेंस बन गया, एक्सपेंस, और 2 12.5 प्रीपेड। तो ऐसे प्रीपेड निकाल सकते हैं आप 12.5 इंटू 2 जी कितना 25। अब बैंक की फिगर फिर बैलेंसिंग निकली, वैसे बैंक भी निकाल सकते थे, यानी आप क्या करें, ये वाला 12 इधर ऐड कर, लेकिन वो मुश्किल है, टेक्निकल है। 12 इंटू 9 रिसीव हुआ है और 12.5 इंटू 3 रिसीव हुआ है। एनीवेज छोड़ो, दफा करो, बिटी पाओ, बैलेंसिंग निकल जो रहा है, जब तो बैलेंसिंग निकालो, बैंक बैलेंसिंग आएगा आज यहां से। मजे का सवाल था, बड़ा टफ सवाल है वैसे, ये आप अल्लाह ने आपसे करवा दिया बस जी। 147 की एंट्री है, रेंट एक्सपेंस डेबिट और बैंक क्रेडिट। अब ये वर्किंग नंबर 4 में आपने निकाला है, और चूंकि यह पूरा हो गया है तो प्रीपेड रेंट वर्किंग कौन सी है, वर्किंग 4, 25। एक तो ये 25 मिल गया क्लोजिंग, दूसरा 24 ओपनिंग भी पड़ा है, जब ओपनिंग फंड निकालोगे तो उसके लिए। हाँ जी, इक्विपमेंट ज्यादा आसान है,
पहले मेरे ख्याल में इक्विपमेंट को कर देते हैं। इक्विपमेंट, क्योंकि देखो स्नूकर टेबल में ना वो आ रहा है, डिस्पोजल आ रहा है, ठीक है। तो इक्विपमेंट में एडिशन है, कोई मसला नहीं। इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है 20% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से। मेरे ख्याल में डेप्रिसिएशन निकालने 1 मिनट का काम है। इक्विपमेंट की डेप्शन कैसे निकालोगे भाई? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट गिवन तो है 720 है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स 720, लेजर में जाके देख लो, इधर देख लो, 720 ओपनिंग में एसेट्स, बुक वैल्यू है ना, और रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो इनके ऊपर क्या लगाना है? रेट। अगली बात, कोई डिस्पोजल है नहीं, इसलिए ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल, यार यहां कहीं ना वर्किंग छोटी सी यहां पे हो जाएगी। वर्किंग नंबर कौन सा बना? बल्कि ऐसा है वहां वर्किंग्स चल रही हैं, तो वो फिर आपको इकट्ठी तस्वीर खिंचवा दूंगा। ये वर्किंग्स चल रही है ना इधर भी, तो यहां पर वर्किंग नंबर 14 कर लें। हालांकि वर्किंग की जरूरत तो नहीं है, लेकिन चलो। डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की जरा फॉर्मेट पे आ जाएगा ना, आपको रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा जी। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, अब ओपनिंग में डिस्पोजल है ही कोई नहीं, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल 720 ही है, इनटू 20%, कितना आता है? 144, ठीक है जी। उसके बाद एडिशन हुआ था, तो ऑन एडिशन, कितना एडिशन है? एडिशन कितना है? ये देखो, ये 220 का एडिशन, 220 साल का पहला दिन अज्यूम करना है, इनटू 20%, ये 44 बन गया यार जी। टोटल 188। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंसेस में आए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब वर्किंग कौन सी कर डाली है हमने? 15 माशाल्लाह, कितने से? 144 है, 188, अच्छा। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 188 से डेप्रिसिएशन 40, अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 188 से, और अक्यूमुलेशन या एसेट क्रेडिट 188 से। अब क्या होगा? इसका क्लोजिंग निकलेगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा, बस, ठीक है। स्नूकर टेबल का थोड़ा सा मसला है। वो मसला क्या है? वो सर ने आके बता दिया आपको कि जो मसला है वो आपका है। बस सर 1 मिनट में दे दीजिएगा। स्नूकर टेबल्स, वो कहता है जी 31 नंबर 17 पे जो बुक वैल्यू है 5 टेबल्स की है, तो 960 है समथिंग, उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 1 की बुक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसका डिस्पोजल भी है, स्ट्रेट लाइन मेथड पे 12.5% है, तो इसको 1/0.125 करना है आपने। कितने ईयर्स आती है लाइफ? जल्दी से बता दो, फिर मैं अल्लाह हाफिज करूं जी। 8 ईयर्स। तो यहां से आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, जो रिमेनिंग लाइफ है इस साल के लिए, ठीक है। ये एडजस्टमेंट बस आपने पूरी कर लेनी है, ओके। और सारा सवाल बैलेंस करना है। जिंदगी अगर रह गई तो फिर मंडे को इसको मैं पूरा करूंगा। अल्लाह हाफिज। यहाँ थे हम, और मैंने ये सवाल आपको करवा दिया था इस उम्मीद पर कि बच्चे घर जाके पूरा कर लेंगे, लेकिन अच्छा। तो 2016 में हमने 5 एक जैसे टेबल खरीदे थे। इस वक्त 960 रुपए बुक वैल्यू है ओपनिंग, यानी 31 नंबर 17 का क्लोजिंग, यकम 18 का ओपनिंग है 960। नजर आ रहा है ना 960 आपको? ये 5 एक जैसे टेबल्स की बुक वैल्यू है। अब 5 एक जैसे हैं तो डिवाइड बाय 5 करो तो कितना आता है एक का? बोलो। अगर 5 एक जैसे टेबल्स 31 दिसंबर पर, ये आप लोग तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं आज, ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं जिंदगी में पहली बार एनपीओ का सवाल देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भी नहीं होना चाहिए था। पता नहीं क्या रिवीजन करते रहे हैं फिर। अगर आप टर्म टेस्ट की कितनी तैयारी कर ली है, पता नहीं ज्यादा ही ना हो गई हो तैयारी। अच्छा, ज्यादा बरूद ना पाया गया तो दुश्मन तो भी आगे जाके डिगोगे। अच्छा चले जी। तो अब ये जो आपको जरा तस्वीर को कुछ और थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे। ये यार ऐसे नजर आ रहा है, गुजारा हो रहा है ऐसे, सही है। चलो अच्छा जी। अब ये स्नूकर टेबल है,
ये स्नूकर टेबल के अंदर कह रहा है 960 रुपए जो पड़े हैं ये। अब मैंने पिछली बार वाली तस्वीर उठाई है तो उसमें ना ये मैंने जाते जाते कर दिया होना है ना उस दिन, ठीक है। एनीवेज डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दो ये 960 डिवाइडेड बाय 5। क्यों जी क्यों? क्योंकि 960 5 एक जैसे टेबल्स की बुक वैल्यू है, तो उनमें से एक बेचा है तो 960 बटा 5 करो तो जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू निकल आएगी। लेकिन एक मसला है, ये बुक वैल्यू तो साल के पहले दिन की होगी। क्या ख्याल है? 960 साल के पहले दिन की बुक वैल्यू थी ना सबकी, तो उसमें डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 960 ही डिस्पोजल की भी। ये पता है एक सवाल हमने शुरू किया था हफ्ते को, ये पता है कम से कम एनपीओ के टॉपिक कर रहे थे, ये याद है थोड़ा सा? शुक्र है अल्लाह, शुक्र है ये याद है इनको, ठीक है। तो वो कहता है वन ऑफ द टेबल वाज सोल्ड टू अ मेंबर फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब नहीं बताया कौन सी तारीख को बिका है तो क्या ज्यूम कर लें, जिंदगी आसान करें, फिर आसान करें जिंदगी। डिस्पोजल का अकाउंट है और डिस्पोजल का अकाउंट कहाँ बनाया पता नहीं, यहाँ पे मैंने बनाया भी है कि नहीं बनाया। यहाँ से तो क्या निकल, ये क्रेडिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया और डेबिट हो गया। नहीं बना हुआ तो यहाँ बना लेते हैं, यहाँ करके बना रहा हूँ मैं, मुझे जहाँ जगह मिले भाई। तो वर्किंग नंबर 16 डिस्पोजल। वह तो ज़बानी भी चल जाता है काम, बहरहाल ज़बानी ऐसे चल जाता है कि 192 वाला एसेट 212 का बिका तो गेन आ गया है जी। चले बहरहाल, तो स्नूकर टेबल के अकाउंट से क्रेडिट होकर डेबिट क्या हुआ जी 192, ठीक है। ये कहाँ पे आपने 192 निकाला है जी? स्नूकर टेबल वाली वर्किंग का रेफरेंस। अब मेरे रेफरेंस जरा चेंज हो रहे हैं भाई, यहाँ वर्किंग के नंबर आगे पीछे, ठीक है ना। तो 6 वर्किंग 6 ही है ना, वो तरतीब वाले होने, अगले आगे पीछे हो जाए शायद एंड वाले। अच्छा नेक्स्ट, अब ये बिका कितने का है? देखो ये डबल एंट्री पूरी की हमने, ये दोनों जगह पे हमने एंटर कर दिया डिस्पोजल डेबिट और स्नूकर टेबल क्रेडिट। ये कितने का बेचा है मेंबर को, और मेंबर को बेचा चाहे जिसको, मेंबर इज नॉट ओनर, यहाँ पे कोई ओनर तो नहीं होता, तो मेंबर को बेचा या बाहर किसी को बेचा, बात तो एक ही, ठीक है। तो क्या एंट्री बनती है जी? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। कैश मतलब हमारा तो बैंक ही है, तो यहाँ पे आके हमने लिखा 212 रुपए। ये कहीं डिस्पोजल अकाउंट बना हो ना उस्ताद? चलो नजर नहीं आ रहा तो फिर नहीं बना होगा, वो कहीं दूसरी जगह पे बना होगा। 212 बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं मैं लास्ट टाइम वाली बात कर रहा हूं, और 212 ये डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। अब जब एंड पे इसको बैलेंस करेंगे तो गेन आएगा। गेन कहां चला जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कोई मसला? अच्छा, ये एडजस्टमेंट ओवर हो गई। अब बिल्कुल आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, ये वाली 10वीं। ये करके फिर बस बैलेंसिंग रह गई, फटाफट वो कर लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहता है? Snooker tables are depreciated at 12.5 on straight line method, while furniture and equipment are depreciated at 20% using reducing balance. Full year depreciation is charged in the year of addition. पूरे साल ही एडिशन, वैसे तो कहीं पे उसने ऐसा मसला नहीं किया हुआ था। जैसे इक्विपमेंट भी उसने खरीदा है तो उसने ये नहीं बताया किस दिन खरीदा था, वो भी यही कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर। तो हम वैसे ही इस असम्पशन पे चले जाते होते हैं, अगर वो आपको डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल ना दे तो आपको क्या सिखाया हुआ है जी? सारे साल की डेप्शन ले लो एडिशन के केस में, और सारे साल के डेप्शन ना लो डिस्पोजल, यानी कि साल के पहले दिन अज्यूम कर लो दोनों। एडिशन है तो साल के पहले दिन अज्यूम करोगे तो सारा साल डेप्रिशिएट करोगे, डिस्पोजल है साल के पहले दिन अज्यूम करोगे तो कुछ भी डेप्रिशिएट नहीं करना। तो उसने ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता। वैसे उसने हमें बता भी दिया आखिरी लाइन में, अजम्पशन जो ना लेने वाले हों उनको भी बता दिया उसने कि वो भी पास हो जाए। क्या कोई डेप्शन हमने नहीं लेनी ईयर ऑफ डिस्पोजल में, और डेप्शन हमने पूरे साल की ले लेनी एडिशन में। हालांकि ये सही है नहीं, होना मंथली बेस पे चाहिए। बहरहाल चूंकि डेट नहीं थी तो हम तो वैसे भी यही अज्यूम करके चलते हैं सारा साल, ठीक है। अब आसान है फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की डेप्शन पहले निकालना। आसान क्यों है जी? डिस्पोजल है कोई नहीं, एडिशन जरूर है लेकिन उसको भी साल का पहला दिन अज्यूम करना है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस है तो ऑन ओपनिंग पे तो बुक वैल्यू पड़ी, उस पर रेट लग जाएगा। और एडिशन के पहला साल है, पहले साल में तो कॉस्ट पर ही रेट लगता है। यहाँ पे हम आ गए, कहाँ पे करें अब हम एडिशन की? एक्स, ये देखो ये किसकी है? तो फर्नीचर एंड इक्विपमेंट की है। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट जी। ऑन ओपनिंग बताओ कितना है जी? ओपनिंग बताओ कितना है? ओपनिंग कितना है? फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग कितना है? तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल था कोई नहीं, 144। और एडिशन पे पूरा साल ले लेना है। एडिशन कितना हुआ था? आपने निकाला था एडिशन, आप लोगों ने खुद निकाला था, ये 220। तो इस एडिशन के ऊपर पूरे साल की डेप्शन ले लें, 220 इंटू 20%। ये एक वर्किंग रहती थी।
बस ठीक है जी, कितना आ गया। अब इस 44 को लिख लिया तो 188 की डेप्रिसिएशन आ गई, इसकी डबल एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन या एसेट क्रेडिट। तो ये एसेट ही क्रेडिट कर दिया हमने, क्योंकि एसेट अकाउंट हमारे पास बुक वैल्यू पे बन रहा था। ठीक है जी, डन हो गया और सही है। तो वर्किंग नंबर 15 आगे चलें। उसके बाद रह गया जी हमारा फर्नीचर। अब फर्नीचर ये सॉरी स्नूकर टेबल, अब इसकी भी डेप्शन निकालनी है। अब इसका क्या करें भाई, 960 क्या है बुक वैल्यू ओपनिंग, डिस्पोजल की बुक वैल्यू कितनी है 192, कोई मसला नहीं है, 960 माइनस 192 कर दे तो ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल तो आ जाएगा। एडिशन कोई इसमें है नहीं और डिस्पोजल पे डेप्शन एक ऊंज कोई नहीं, एक दी चुंज कोई नहीं, एक ऊंज कोई नहीं, एक दी चुंज कोई नहीं, एक एडिशन है कोई नहीं, डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन कोई नहीं, तो सिर्फ ओपनिंग पर ही डेप्शन निकालनी थी। पर मुसीबत क्या है, मुसीबत यह है कि ओरिजिनल जो रेट 12.5% गिवन है वो तो स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट पे लगना है, जबकि हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं। हमने IAS 16 में सीखा था अगर बुक वैल्यू गिवन हो तो उससे कॉस्ट निकाली जा सकती है, लेकिन उसमें भी मजबूरी क्या है, डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है। कोई जबरदस्ती करे तो शायद उसको भी यकम अज्यूम करके जाने की कोशिश करे, लेकिन उससे भी एक आसान काम सीखा था अगर आपको याद हो तो। स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर एसेट को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट को उसकी ओरिजिनल लाइफ से डिवाइड करें या बुक वैल्यू को रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड करें, आंसर तो सेम ही होंगे। तो दोनों तरह से आप आ सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहां पर सवाल के अंदर कहा था कि जी अगर 12.5% स्ट्रेट लाइन मेथड रेट है तो इसकी लाइफ ओरिजिनल थी कितनी। अच्छा, और अगली बात वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कहीं पे लिखा हो ये ऑफ 5 सीमेंट टेबल्स परचेज्ड इन 16, तो 16 में खरीदा था तो 16 गया और 17 गया। अब हम खड़े हैं 1 जनवरी 18 पे, 1 जनवरी 18 पे खड़े होकर अगर 8 साल ओरिजिनल लाइफ थी तो 2 गए तो बाकी 6 रहते थे, तो हम यहाँ पे आके डायरेक्ट ही एडजस्टमेंट ये कर देंगे। ठीक है, ये 6 कैसे निकाला, ये यहाँ पर इसने हालांकि कहा मुझे क्यों निकाला, लेकिन आप यहाँ पर इसको निकाल कर दिखा दें, ये ऐसे निकाला है आपने। ठीक है जी, आपने यूँ लिखना है जी 12.5 1 डिवाइड बाई 12.5%, 12.5% को आपने यूँ लिख दिया 0.125 इज इक्वल टू 8 माइनस 2 जो पास हो गए इज इक्वल टू 6 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये छोटा सा स्टार मैंने यहां पर लगा दिया। अब 960 ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स है, कोई वर्किंग अलग से करने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर दें क्योंकि सिर्फ ओपनिंग को डेप्शन निकालनी है। माइनस 192 बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल हो गया, डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ कर दिया। ठीक है, तो आंसर इज 128। ये क्यों नहीं हुआ था भाई सवाल, अब अभी तक को गलती हुई है जो आपने किया, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्शन या एसेट क्रेडिट, तो हमने एसेट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है जी, कोई मसला। अब सारा सवाल हो गया है खत्म। अब वन बाय वन इनको जो है वो सही करते चले जाते हैं। ठीक है, अब इधर देखो जरा, सेल भी नहीं है और कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही मिसिंग है, ये आ जाए तो फिर ये निकल आएगा प्रॉफिट। चलो आगे चलते हैं, इस वर्किंग ने तो जवाब दे दिया कि मेरे लो जवाब जे। इधर आए, इधर अभी ओपनिंग भी नहीं है और सरप्लस भी नहीं है। सरप्लस निकलेगा इनकम एक्सपेंडिचर से या डेफिसिट भी हो सकता है, और फिर ओपनिंग हम निकालेंगे, वो भी नहीं था, ओपनिंग निकाल लेंगे, सारे बैलेंसेस को पकड़ के और क्लोजिंग आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में है तो इसने कहा मैं जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ओपनिंग भी है दोनों तरफ। ठीक है, क्लोजिंग भी है। अच्छा, क्लोजिंग में वो था ना, एडवांस भी तो था ना, बोलो कितना था, इधर नहीं लिखा हो कितना, 75। ये जो लेजर पूरा हुआ था वो तो कर लो ना, 75। अब इतना लेजर आपका बना हुआ है, देखो जरा, कल क्लास में जो मैंने परसों क्लास में बनाया था इतना लेजर बना हुआ था। अब ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, रिसीट वाली फिगर भी है, रिटर्न ऑफ था उसने बता दिया, रिटर्न ऑफ इज एबनॉर्मेलिटी। हम नॉर्मल 4 चीजें ढूंढते हैं, ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट, ओपनिंग, इनकम, रिसीट और क्लोजिंग, और एबनॉर्मेलिटी अज्यूम नहीं करते, होगी तो सवाल खुद बताएगा, जैसे इस सवाल में उसने खुद बता दिया था बैड रिटर्न ऑफ है। ठीक है, तो वो भी आ गए। उसके बाद फिर बैलेंसिंग इनकम आ रही है कितनी 995, तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमने बैलेंसिंग फिगर फेंक दी 995 जी। तो ये 995
इनकम एक्सपेंडिचर के इधर फेस पे आएगा तो सब्सक्रिप्शन इनकम लिखेंगे हम। ये आप ना आज का टाइम ज़ाया कर रहे हैं मेरा, बस और तो कुछ नहीं करके आए होते तो। वर्किंग नंबर कौन सा है इसका, आप अपना वर्किंग नंबर लिख लेना, मेरे इस वर्किंग में है वर्किंग नंबर 3995। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सारा कुछ इसका लपेट दो, यानी कि आपने बैलेंसिंग फिगर इनकम एक्सपेंडिचर में फेंक दी ना, अब ये क्लोजिंग भी ले जाओ। ठीक है, क्लोजिंग 75 एडवांस है लायबिलिटी और 30 रिसीवेबल है यानी एसेट। तो सब्सक्रिप्शन और है करंट ही, चक्कर को नहीं दूसरा। तो करंट लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन इन एडवांस सवाल में गिवन थी कितनी, 75, और सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ये अब काम करना था आपने, मतलब पता नहीं आप लोगों ने ये क्यों ना किया होगा, होमवर्क भी कोई नहीं दिया था इसका कोई और सवाल। टर्म टेस्ट पे लगे रहे, टर्म टेस्ट में ये भी तो आना था जी 30। अच्छा जी नेक्स्ट। अच्छा अब ये हो गया पूरा, आगे आए रेंट एक्सपेंस के लेजर में। ये बैंक की फिगर बैलेंसिंग निकाल ली थी हमने या नहीं निकाली थी, निकाल ली थी ना। इसकी डबल एंट्री पड़ी थी, रेंट एक्सपेंस डेबिट और ये बैंक क्रेडिट, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद रेंट क्लोजिंग में प्रीपेड था, ये वाली एडजस्टमेंट भी समझ आ गई थी, इस पे टाइम लगा दिया था हमने वैसे। ठीक है, बहरहाल जिस तरह से भी था, जिस तरह मर्जी समझ ले। मैंने यहां पर मंथली ही मैंने कहा था ये 24 2 महीनों का है। कैसे पता लगा था, क्योंकि हमारा अरेंजमेंट ऐसा चला आ रहा था कि 2 महीने का प्रीपेड स्टार्ट में खड़ा था, तो डिवाइड बाय 2 किया तो 12 1 महीने का हो गया। फिर वो कहता है सितंबर यकम से किराया बढ़ना है, तो इसका मतलब सितंबर अगस्त तक तो यही 12 किराया रहना था। ठीक है, और यकम सितंबर से कितना बढ़ना है, सालाना 6000। अब या तो आप सालाना पहले निकालें फिर उसमें 6 ऐड करें फिर महाना करें, मैं ऑलरेडी महाना में चल तो रहा हूं। तो 6000 अगर एनुअल इंक्रीज है तो डिवाइड बाय 12 करो तो मंथली इंक्रीज बन जाएगा 500 रुपये 0.5, तो 12.5 हो गया हमारा यकम सितंबर ऑनवर्ड्स किराया। तो हमने यहाँ पर एक्सपेंस पहले निकाल लिया था, आसान लग रहा था, ये एक्सपेंस ही तो है 12 12 12 12 12 12 12 12। अब कैश भी निकल सकता था, लेकिन अब जो चीज़ पढ़ रहे थे वो आसान लग रही थी, वही पहले निकाल ली। ओपनिंग मौजूद था, एक्सपेंस निकाल लिया। क्लोजिंग भी हमें पता है, क्योंकि क्लोजिंग यहाँ पर खड़े होकर 1 महीने का एक्सपेंस बन जाना है, 2 महीने क्या होने थे प्रीपेड यहाँ पर, तो 12.5 इंटू 2 25 प्रीपेमेंट। तो फिर बैलेंसिंग हमने निकाल लिया था, इसमें से कैश निकला था बैलेंसिंग। ठीक है, तो उस कैश की एंट्री बैंक में डाली। और अब रेंट एक्सपेंस 146 फेस पे चला जाएगा, कितने का फेस, रेंट एक्सपेंस 146 डन हो गया। और क्लोजिंग में प्रीपेड रेंट है ये 25, ये इधर आ गया। कोई मसला और बोलो। अच्छा आगे बढ़ो। इन्वेंट्री, अब इन्वेंट्री ने भी रोला डाला हुआ, क्यों, इन्वेंट्री में कॉस्ट ऑफ सेल भी नहीं है, इन्वेंट्री में परचेज भी नहीं है। 2 बैलेंसिंग फिगर तो नहीं निकल सकती, बैलेंसिंग फिगर एक ही निकलती है। आगे बढ़ो, कहीं ना कहीं से हमें इंशाल्लाह परचेजेस मिल जाएंगी, क्रेडिटर पड़ा है ना अभी, उसमें से मिल जाएंगी। इसलिए तो ये असूल बनाया था कि अगर बैंक की पेमेंट साइड पे आपको परचेजेस भी लिखा हुआ मिले तो पेमेंट टू क्रेडिटर्स लेना, क्योंकि क्रेडिटर्स का लेजर वरना ऐसे ही रह जाना और सवाल आगे नहीं चलना। ये पक्की असम्पशन है। ठीक है, अच्छा जी चलें आगे आए। स्नूकर टेबल ने कहा मेरे से क्लोजिंग बैलेंस ले जाओ, हमने कहा हाँ दे दो यार, क्योंकि ओपनिंग आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई, डिस्पोजल आ गया, तो क्लोजिंग बैलेंसिंग निकला। अब क्लोजिंग क्यों बैलेंसिंग निकलवा रहा है, कैश फ्लो में तो कभी क्लोजिंग बैलेंसिंग नहीं निकला था, क्लोजिंग तो गिवन होता था। असल में यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनानी है ना, तो कभी कभी वो क्लोजिंग मिस करा देता है। ठीक है, अच्छा ओपनिंग भी गायब कर देता है, ओपनिंग फंड निकालना हो तो कुछ भी निकलवा सकता है। ठीक है बोलो 200 640, ठीक है जी 640 आ गया। अब इसमें से पीएनएल में डेप्रिसिएशन यानी इनकम एक्सपेंडिचर में डेप्शन जानी थी 128, वो चली गई है। 640 बैलेंस शीट के फेस पे ले जाएं। नॉन करंट एसेट में स्नूकर टेबल्स, वर्किंग नंबर मेरी है 6 640। ठीक है, चलो ये लेजर भी कंप्लीट हो गया, जो कंप्लीट हो जा रहा मैं टिक करता जा रहा हूं जी। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ये भी माशाल्लाह से एडिशन डिस्क्रिप्शन सब कुछ ही निकल आया। क्लोजिंग है अब आपके पास कितना 752, ये 752 भी फेस पे ले जाए। फर्नीचर एंड इक्विपमेंट वर्किंग नंबर
752। ठीक है जी, आगे बढ़े जी, ये भी गया लेजर। प्रोविजन का लेजर ओपनिंग क्लोजिंग जीरो के साथ मैंने जबरदस्ती बनवाया था, तो फिर बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, 45 ही जाएगा। यानी इस लेजर को बनाने की इस सवाल में जरूरत नहीं थी, और उसका आपके सवाल में प्रोविजन दे दे तो तरीका तो सीख लिया ना। जैसे डिविडेंड पेएबल पहले सवाल में बनवाया था, 2-3 सवालों में था ही नहीं, फिर जाके एकदम आया तो आप पहले से तैयार थे। ठीक है, जरूरत हो तो बनाना वरना ना बनाना, लेकिन अभी मैंने सिखा दिया। ठीक है, अच्छा अब बैड डेट एक्सपेंस 45 का ये एक्सपेंसेस में जाएगा, इधर बैड डेट एक्सपेंस वर्किंग नंबर 12 का मैं रेफरेंस दे देता हूं, वैसे जरूरत तो कोई नहीं थी जी। 45 जरूरत इसलिए नहीं थी कि वो उधर से बैलेंसिंग निकला ही नहीं, जो खैर निकाला मैंने बैलेंसिंग पर ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन थी कोई नहीं ना, तो डायरेक्ट भी आ सकता था। ठीक है, चले खैर 45। हाँ जी, और क्या रहता है, आगे बढ़े, ये भी हो गया, बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं। लो भाई, बैंक का लेजर जो है ये भी क्लोज हो गया, अब कोई और एडजस्टमेंट तो बची नहीं और कोई शक भी नहीं है। फिर भी मेरा मशवरा है इसको बिल्कुल एंड पे करना है हमने बैलेंस। ठीक है ना, आज वाले सवाल की तैयारी कर रहा हूँ असल में जी। क्लोजिंग है नहीं, इधर तो हमारा एक्सपेंस निकल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बैलेंसिंग कितना जी, 370, 275 इनकम एक्सपेंडिचर में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वर्किंग नंबर पता नहीं 9 ही मेरी भी जी, कितना 275 का एक्सपेंस आ गया, और करंट लायबिलिटीज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पेएबल आ जाएगा कितना जी। यार वैसे आप लोगों ने किया तो हुआ था, फिर बोले क्यों नहीं कि हुआ बैलेंस जी, 35। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट, वेजेस हो गया था। बहरहाल एक्सपेंस जाना है इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं बल्कि पीएनएल में, क्योंकि ये किसकी वेजेस थी, कैंटीन की, और कैंटीन का हमने सारा रिकॉर्ड अलग रखा हुआ, तो इसलिए ये 132 इधर आएगा, और 11 रुपए का क्लोजिंग लायबिलिटीज में जाएगा, ये वेजेस पेएबल। मतलब अगर कोई गलती से इधर भी एक्सपेंस डाल देता है इसको, तो अल्टीमेटली उसका असर भी बैलेंस शीट में पहुंच ही जाना है। ट्रेडिंग एक्टिविटी वाला एक्सपेंस भी यहां पर चूंकि 132 माइनस हो गया, तो जो आंसर आना है उसने इधर कम जाना है, तो वो वहां पर भी पहुंच गया, हर तरह से पहुंच जाना है इसमें। पर सही ट्रीटमेंट क्या है, वेजेस अगर कैंटीन की है तो कैंटीन वाली एक्टिविटी में शो करके वहां से एक्सपेंस बनाओ। ठीक है, अगर इधर भी कोई लिख दे डायरेक्ट तब भी आंसर में असर नहीं पड़ना, लेकिन ट्रीटमेंट गलत है, नंबर कटेगा। ठीक है, ओके, अच्छा ले सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन है क्या है, इनकम है या एक्सपेंस है। हाँ, अगर तो आपने किसी को सब्सक्रिप्शन पे किया तो इन एडवांस आपका एसेट है, और अगर आपने किसी सब्सक्रिप्शन इन रिसीव कर लिया एडवांस में, तो वो तो आप पे लायबिलिटी है ना। इनकम एडवांस में ले ली, आज पैसे ले लिए सर्विसेज, अभी आगे 2 साल सर्विसेज देनी है, तो लायबिलिटी हुई ना। अच्छा जी, उसके बाद कैंटीन क्रेडिटर आ गया जी, आ गया जी। इसने हमें क्या दिया, इन्वेंट्री यानी परचेजेस हैं, कुछ रह गया, अच्छा बोलो फिर। 536 यहां से बैलेंसिंग निकल आया। अब इस और साथ ही इसको क्लोज कर दो पूरा, ये इसको पूरा क्लोज करो। 536 तो चला जाएगा ना इधर, ये जो क्लोजिंग, ये जो यहाँ पे मिसिंग मैंने लिखा था 536। ठीक है, ये आपका आ गया क्रेडिटर से, जो कि वर्किंग नंबर 11 थी। ठीक है, लेकिन चूंकि ये कंप्लीट किया है तो भूल ना जाओ बाद में 142 को फौरन लेकर जाएं इधर, क्रेडिटर कैंटीन। कसम से वैसे आप लोग ना कौन लोग हैं, ये सवाल आपको करना चाहिए था। कितने बच्चों ने घर पे इसको बैलेंस कर लिया था, कुछ बच्चे बढ़ गए, हाथ ऊंचा खड़ा करें, मुबारक हाथ देखने दें मुझे, कम ही है। उस साथ वाले को ना देखो, तुम खुद काम करके नहीं आया, साथ वाले को कह रहा है तू क्यों करके आया तू। अच्छा जी, कितना है, नहीं क्लोजिंग ठीक है जी, चलें। अब ये अब हो गया बैलेंस ये रहता है। ठीक है, इसको बिल्कुल मैंने कहा एंड पे करना है, बिल्कुल एंड पे करना है। ठीक है, कुछ भी रह ना जाए,
कैश को तब बैलेंस करना है। और अगर फिर बैलेंस ना हो तो आज वाला सवाल होगा जो पहले भी आपको एक दफा बताया था, सस्पेंस अकाउंट वाले। वो सस्पेंस भी बड़े अच्छे से तैयार करना, मैं बता रहा हूँ। करेक्शन वगैरह का सवाल पक्का आता है। अब ये वसीयतों का टाइम शुरू हो चुका है ना। अब देखो पीछे रह क्या गया, 2 टॉपिक्स रह गए। तो अब मैं हर वक्त आपको ये सुनाता रहूँगा, मुझे ये लग रहा है, आ रहा है। और बच्चे कहते हैं वो अक्सर आ भी जाता है, तो जैसा गुमान रखते हैं ना वैसा फैसला। और ये बात नहीं होती, बात होती है बस ऐसी जजमेंट होती है, असेसमेंट होती है, ट्रेंड होता है एग्जामिनर का, ठीक है। तो इसलिए करेक्शन ऑफ एरर की तैयारी कर ली होगी आप लोगों ने अच्छे से। गवर्नमेंट ग्रांट की तैयारी कर ली होगी अच्छे से आपने। कल टेस्ट है, देख लो, मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छा जी। तो अगर एक बार याद होगा आपको, सस्पेंस अकाउंट बना रहे थे तो हमने कहा था बैलेंस ना हो तो ये फिर चूना लग गया, ठीक है। ऐसे ही आज बैंक का अकाउंट या कैश का, नॉर्मली कैश में होता है, बैंक में जरा मुश्किल होता है फ्रॉड करना। कैश के अंदर दराज से चूना लगाकर लेके जाएगा अकाउंटेंट पैसे आज सवाल में। तो उसमें हम क्या करेंगे, सारा सवाल कर लेंगे और एंड पे आके हम बैलेंसिंग फिगर निकाल कर बैलेंस करके देखेंगे। बैलेंस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बैंक या कैश क्रेडिट हुआ है और डेबिट हुआ है अकाउंटेंट का जेब, ठीक है। तो इसी तरह तरतीब अभी से रख लें, बैंक को एंड पे सब कुछ करके इसमें रख लेंगे और फिर इसको देखेंगे बैलेंस होता है या नहीं होता, ठीक है। खैर इसमें तो ऐसा मसला नहीं है, ये तो क्लोजिंग ही रहता है, वो क्लोजिंग ही बैलेंसिंग निकलेगा, ठीक है। खुद से कुछ नाम बताया तो हम खुद से थोड़ी अज्यूम कर लेंगे कि ये मतलब एक चीज क्लोजिंग बैलेंसिंग आ रही है। अहमद कहे नहीं सर ये तो फ्रॉड हो गया। भाई कहीं लिखा हुआ सवाल में फ्रॉड हो गया, पढ़े होंगे कैश या कैश के अंदर पढ़े होंगे यार। चले खैर छोड़े, अब बैंक अभी रह गया। अब हम वापस आए, प्रोविजन, बैलेंस, फर्नीचर, ये इन्वेंट्री। क्या हाल है? हेलो, तुमने कॉस्ट ऑफ सेल दे दिया, मुबारक हो जी। 500, लेकिन इसको साथ ही पूरा कर दो, यानी कि इस 247 को ले जाओ, बाद में ना ये भूल जाता है। कोई लेजर बैलेंस करना है ना आपने, तो उसके दोनों इंपैक्ट्स इनकम एक्सपेंडिचर पहुंचाने हैं, ठीक है। तो यहां पे आके हमने लिखा इन्वेंट्री कैंटीन। ये सवाल में आई थिंक गिवन था कितना, तो ये देखो ना आप, ये सवाल में गिवन था, कुछ भी ना हो नंबर यहां लिखने के नंबर है इसके, ठीक है, क्योंकि उसने इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट मांगे, तो जो चीज यहां पहुंचेगी उसका नंबर होगा। हाँ मुश्किल एडजस्टमेंट का जरा 1 नंबर होगा तो इसका आधा हो जाएगा, उसको बहुत मुश्किल होगी 1.5 नंबर हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएंगे। ये तो नहीं कि 20 में से 18 नंबर उससे एडजस्टमेंट के होंगे जैसे आप लोग समझते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ सेल यहां से निकला, यहां से निकलकर खरामा 504 इधर आके बैठ गया, ठीक है। अब ये देखो वापस जा रहे हैं, अब ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। रेंट पहले बैलेंस था, सब्सक्रिप्शन पहले बैलेंस था। अब ले देकर ये 2 चीजें ही रह गई हैं, बैंक और ट्रेडिंग एक्टिविटी। अब जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, एक तरफ सेल्स मिसिंग है, डेटर तो कोई नहीं नजर आ रहा। सेल मिल जाती तो मैं कहता ये सारी कैश सेल ही है बैंक में, मतलब बैंक या कैश, ठीक है, और मैं यहां पर जाके उस पैसे को लिख लेता और मैं क्लोजिंग बैलेंसिंग निकाल लेता। ऐसा ही है, इस वक्त मसला आ गया ना। इसमें भी 2 क्वेश्चन मार्क्स हैं और इधर भी क्वेश्चन मार्क पड़ा है। ये आएगा तो फिर ये डबल एंट्री करके उससे पूरा कर देगा और यहां से भी पूरा हो जाएगा। अब पूरे सवाल में इससे आगे कोई हरकत नहीं हो सकती। अब 2 जगह पे डेड लॉक हो गया। मुझे यहां पे कोई सेल दे दे कैंटीन की तो मैं उसको डेबिट उधर क्रेडिट करके उसको पूरा कर लूं, इसको भी पूरा कर लूं, लेकिन उन्हें सेल नहीं दी, बल्कि उसने क्या दिया था, उसने क्या दिया था, ये मार्कअप और मार्जिन, ठीक है। ये मार्कअप मार्जिन मतलब कॉस्ट ऑफ सेल निकल आई ना, उससे सेल निकाल लो। तो इसको मैं कहने लगा हूं जी वर्किंग नंबर, ये कॉस्ट, ये ट्रेडिंग वर्किंग नंबर 1.1 कर दिया मैंने इसको जी। इसका नाम क्या है जी, वर्किंग नंबर 1.1। आपने कहीं पे नहीं लिखी हुई तो इसको आप लिख लो, ये 80 + 30 = 110। अब मेरे पास क्या अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ सेल। गिवन अमाउंट क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें कॉस्ट ऑफ सेल यानी कॉस्ट की क्या है परसेंटेज, तो गिवन अमाउंट ओवर 80 चाहिए क्या मुझे, नहीं सेल चाहिए, उसकी परसेंटेज 110 है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल डिवाइड बाय 80 × 110 = सेल। आ गई, सवाल खत्म। ये देखो 80 डिवाइड बाय 80 × 100 करने लगो। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो जी, लें जी। तो सेल निकालनी है, अवेलेबल मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल है तो 504, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 80 × 110, ठीक है जी। ये मेरी वर्किंग नंबर 1.1 से परसेंटेज आई है, किसी को ना मिल रही हो सवाल में, क्योंकि ये गिवन नहीं थी ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1.1 लिख भी दिया, ठीक है जी। और सही है। अब बताओ जी कितनी सेल आ गई,
अब 693 की डबल एंट्री क्या बनती है बताओ? बैंक, भाई पैसे तो आई होंगे ना, डेटर नहीं है, डेटर होता तो डेटर में रख देते, वहां से निकल आता कैश, ठीक है। तो 693 से बैंक डेबिट और 693 सही है, अच्छा 693 से बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट, ठीक है। अब हर चीज पूरी होगी, सवाल खत्म हो गया। बताओ जी, इधर कॉस्ट ऑफ सेल निकालने की जरूरत तो नहीं, जीपी निकालने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो अब निकाल दो। वो उसके बाद 132 माइनस करो, चलो मैं तो इधर डायरेक्ट आ गया 57, ठीक है। तो 57 ये आपने बैलेंसिंग निकाला ना, 57 बैलेंसिंग, ठीक है। तो ये 57 ले जाओ अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी में, ये इनकम एक्सपेंडिचर में। तो ट्रेडिंग एक्टिविटी लिख दो, कैंटीन लिख दो, आपकी मर्जी है। वर्किंग नंबर 1 है कितना जी? नेट प्रॉफिट यहां पे आता है, ठीक है। ओए एक लेजर रह गया, इन्ना लिल्ला, इसमें से आपने गेन नहीं निकाला। गेन बैलेंसिंग इनकम एक्सपेंडिचर में जाना है 20 का, ये देखो ना इधर लिखा हो, शुक्र है मिल गया 20। अच्छा चलो ओके जी। नाउ अब तो भाई ये भी हो गया बैलेंस। अब ले दे के कौन रह गया है? बैंक का लेजर रह गया है। तो इसमें मैंने लिखा जी सेल्स, कैंटीन की ये आ गई। अब तो भाई एक ही बचा है हल। देखो ना बैलेंसिंग फिगर इसी तरफ आएगी, और चूंकि उसने कोई ऐसी निशानदेही नहीं की कि जी ये चूना लग गया आपको, तो फिर सिंपल सी बात है, बैंक में पैसे पड़े होंगे, कैश की दराज है तो उसमें पैसे पड़े होंगे, बोलो 10। और अगर ये ना होता, ये ना बताता, या वो बता देता लेट्स से वो बता देता क्लोजिंग में हमारे पास पड़ा हुआ है लेट्स से 94 रुपीज, तो हम कहते फिर 1000 कहां गया? समझ आया कि अगला सवाल तैयार करा रहा हूं, 1000 कहां गया? अकाउंटेंट के जेब में डेबिट और इधर से क्रेडिट, ठीक है। या वो यूं कहता क्लोजिंग नहीं है और बताता, यूं बोलता कि जी अकाउंटेंट ने फ्रॉड, अकाउंटेंट पे हमने इल्जाम लगाया, उस पर इल्जाम लगाया कि इसने फ्रॉड किया, हमने उसको निकाल दिया है, आप जरा बताओ कितना को उसने फ्रॉड किया है। तो इस सूरत के अंदर फिर क्लोजिंग में कोई और कैश वो नहीं बता रहा सवाल, तो जीरो ज्यूम करते, तो फिर ये सारे का सारा 1094 वही होता जो ले गया। लेकिन ऐसा इस सवाल में था नहीं, कोई निशानी थी नहीं। आज शुरू करना है वो वाला सवाल, एक ही कराना है, 2 उस तरह के आपने करने हैं जी। अच्छा चलो देखेंगे, 2 भी हो सकते हैं मेरी तरफ से, ठीक है। रिवीजन के अंदर तो भाई देखो ना, मेरा जो टारगेट है ना, टारगेट इस तरह का नहीं है कि रिवीजन फुल डे 7 घंटे मैं नहीं करता होता। मेरा बस टारगेट ये है कि मैं आप लोगों को आखिरी को हफ्ते के अंदर रिवीजन ही चल रही हो हमारी, मतलब आप लोग छोड़ भी ना सकें क्लास, और मतलब नॉर्मल क्लासें 2 तक तो वैसे ही चलनी है ना, उससे पहले ही शुरू हो जाए काम। मतलब चलो भाई आज 16 रिवाइज करके आना, इस तरह से होगा, ठीक है ना। उसके बाद फिर उसके अंदर जो मेरी कमी बेशी है वो मैंने करनी है, एक आधा सवाल करना है, फिर ऐसे करके मेरी रिवीजन होती है, ठीक है ना, ताकि कोई बच ना पाए। फिर भी अगर कोई 2 के आगे एक आधा दिन जाता है, 1 दिन या 2 दिन जो भी जाते हैं, तो वो फिर देखेंगे इंशाल्लाह उस वक्त, ठीक है। आपका पेपर वैसे भी सबसे एंड पे होता है, कोई ऐसा मसला नहीं है पेपरों में सबसे एंड। अच्छा ओके 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 के सौखे 1094 ले आओ फिर। अब हमें मिल गया है करंट एसेट्स के लिए बैंक 10, देखो जी वर्किंग नंबर H 10। भाई देखो आपने सब कुछ पढ़ा, आपको सब कुछ समझ आया ना पढ़ते हुए, तो बस दोबारा एक दफा थोड़ा तसल्ली कर लेंगे, एक दो सवाल भी कर लेंगे। लेकिन पर्चा ना जिसने पास ना किया दफा, उसको मैंने जहां कहीं मिलना है मैंने गोली मार देनी है उसको, पैनाडॉल की। अच्छा ओके, दूजी नहीं ना मारी जाती फिर ले जी। उसके बाद अब ये ओपनिंग जनरल फंड निकल आए, लेकिन उससे पहले सरप्लस का होना जरूरी है। तो मेरे ख्याल में तो सारी चीजें पूरी हो गई हैं, और चीज़ां पूरी हो गई हैं जे, और छेती करो दसो एंड पे है आंसर भी निकल आया। इतनी जल्दी आंसर कैसे निकल रहा है? या तो घर पे करके आप लोग फ्रॉड पे आज क्या नवा सवाल ना कराए, इसलिए आप लोगों ने मुझे फंसाया जी। 233 यहां से निकला, खजूर में अटका 233 नहीं, आप 33, अब मैंने लिख दिया, मैं मिटाता ही रहा करूं, एक बार बताया करो 232 है। केड़ी से 1.7 है, ये 147 है हमारा। चलो राउंडिंग का चक्कर पिछले साल होगा ना, ये लो 147, फर्क नहीं पड़ेगा 147। अब मेरी इस वर्किंग में तो 146 ही है ना। वैसे ये कैसे 140 राउंडिंग है? राउंडिंग है, चेक कर लो जरा एक दफा। तो फिर 7 कैसे?
ना सताओ मेनू ना सताओ। 233 है बस, ठीक है। जिसका 232 है या 34 है वो खुद बैलेंस कर ले। अच्छा लो जी, लो भी पैना था भरावो, रह गया सिर्फ ओपनिंग। बस ओपनिंग जनरल फंड निकला है, बाकी सब तो हमने वैसे ही गुंजाइश नहीं रखी होती, साथ के साथ पहुंचाते हैं, वरना बाद में मिस हो जाता है। इसीलिए जैसे कुछ चीज बैलेंस हो ना, या तो मैं बैलेंस करता ही नहीं जानबूझ के, क्योंकि जब बैलेंसिंग करनी है तो फिर सारे काम बाद में याद, बैलेंस करके एक चीज ले जाओ दूसरी छोड़ दो, वो छोड़ ही देता है बंदा। फिर बाद में ऐसे 2-4-5 मिनट उसमें जाया हो जाता है, बैलेंस नहीं हो रहा, अच्छा यार ये रह गया, फिर सारा देखना पड़ता है दोबारा, अच्छा ये भी रह गया। तो जब बैलेंस करो नहीं या करो तो फिर उसका सब कुछ कर दो, ठीक है। अच्छा जी, अब ओपनिंग के लिए जनाब एक मेहरबानी होगी हम पर कि सारा कुछ हमारे पास मौजूद है बोर्ड पे, आई थिंक, है ना। ये तो वर्किंग है ना, बस अलग से एक वर्किंग मुझे नहीं नजर नहीं आई थी कहीं पे, है थी कोई? नहीं, कोई भी नहीं। चलो खैर, फिर अल्लाह का नाम लेके शुरू हो जाओ। ये एसेट है ओपनिंग में, ओपनिंग लायबिलिटी। आगे बढ़ते जाओ, ओपनिंग में एसेट, लाल गोल दायरा देखो, ओपनिंग में एसेट, ओपनिंग में एसेट, ओपनिंग में एसेट। या तुम तो जरा साइड पे जाओ ब्लैक जी। ओपनिंग में लायबिलिटी है कोई नहीं, होती तो ले लेते, तैयारी पकड़े, तैयारी। ओपनिंग में लायबिलिटी थी, बैंक भी ओपनिंग में लायबिलिटी था, याद करो, ओडी था, ठीक है। और ओपनिंग में लायबिलिटी, और ओपनिंग में लायबिलिटी, और ओपनिंग में लायबिलिटी। तो ये सारे लाल गोल दायरे जो हैं, ये सारे लाल हैं। आ जाओ फिर, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। कैश ली, कैश बैंक, वही लिखा हुआ है जी। 105 पॉजिटिव, माइनस, साथ ही माइनस कर दो। ये प्लस माइनस पता लगता है ना क्या हो रहा है। असल में हम क्या कर रहे हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। जिस दिन के एसेट्स में से जिस दिन की उस दिन की लायबिलिटीज माइनस करोगे, उस दिन का कैपिटल आता था, यहां पे फंड आ जाएगा। और हमें ओपनिंग पे चाहिए, हम ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज कर रहे हैं। लेकिन हम ये भी मुसीबत में भी नहीं पड़ते कि पहले सारे एसेट वक्खो वक्ख करें, उनको प्लस 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 करें, फिर लायबिलिटीज को माइनस माइनस। हम क्या करते हैं, जैसे जैसे आते जाते हैं वो पहले लायबिलिटी है तो माइनस लिख देते, कैलकुलेटर ने बता देना नेट क्या चीज आ रही, ठीक है। -45। आगे बढ़ो, वर्किंग 4 +24, प्लस मतलब एसेट है, +215, +960, +720, इक्विपमेंट आ गया ना, इक्विपमेंट, ठीक है। -0 मैं लिख रहा हूं, तैयारी 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 है, प्रोविजन आ जाए सवाल में तो कोई नहीं, ओपनिंग भी अगर है तो ठीक है। -0 मैंने वो लिख दिया, फिर भी मैं अपने लेजर्स पूरे कर रहा हूं। फिर -181, फिर जी -23, -11, -118, -23, -11, -118, ठीक है जी। लो भाई, हाँ जी, आंसर 16। कुछ चीज रह तो नहीं गई क्या? एक मिनट, मेंबरशिप, एक लाइव मेंबरशिप थे, और उसने तो कोई नहीं बनाया था, ये भी तो रह गया जालिम। ये कहां बना था, ये देखो, ये तो ओपनिंग, ये 1344, ये भी तो रहता है, ठीक है। तो 105 ये रह गया था, ठीक है। तरतीब से जरा देखते आओ फिर फटाफट। 105 -45 +24 प्लस, यूं करके देखो, प्लस किधर गया +24 के बाद, हाँ, +215 प्लस 960 +720 -181 -23 -11 -18 -1322। नाउ व्हाट इज द आंसर? तो 22 क्यों बोला, 22 बोला भाई ने जी। 302 हो गया जी। ये 302 वो नहीं हो गया अब्दुल्ला, तेनू मैनू पता होना ज्यादा है, शरीफ लोग ने तो सारे। ओके, उसके बाद सरप्लस ऐड हो गया थे 535, ठीक है। 535 को ले आए इधर जनरल फंड्स में, और वर्किंग नंबर 2। मैं क्यों ऐसे कर लेता हूं, मैं यही ब्रैकेट यहीं भी कर लेते होते हम, ओपनिंग प्लस सरप्लस लेस क्लोजिंग, क्यों नहीं करते? नहीं जी, जगह का मसला नहीं है, इससे बड़ा मसला है, आगे जाके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट्स बनाना पड़ सकती है आपको। बल्कि अगर शॉर्ट्स क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट में से बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? आज तक बनाया नहीं है, और रिक्वायर, और वो सिलेबस में है।
छोटे सवाल तो एनपीओ के नजर आ रहे हैं ना आपको, जिसमें इनकम एक्सपेंडिचर बनवा लेता है सिर्फ आपसे या सिर्फ बैलेंस शीट, ये दोनों बनवाए छोटे छोटे सवालों में। स्टेटमेंट चेंज इन नेट एसेट्स है सिलेबस में, बनवाया नहीं अभी तक उसने, तो शॉर्ट क्वेश्चन 6-8 नंबर का बन सकता है बड़े आराम से। तो बहरहाल इसीलिए मैं तो तैयारी पकड़ के चल रहा होता हूं। अब कल से हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, मतलब फिर मैं आपको ये जनरल फंड था ना, फिर स्पेसिफिक फंड्स की थोड़ी नॉलेज देना शुरू करूंगा। स्पेसिफिक फंड्स में कुछ होते हैं एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, उनमें एक एंडोमेंट फंड भी होता है, नाम सुना होगा। फिर उसके अलावा कुछ फंड्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड नहीं होते, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। इस तरह से फंड अकाउंटिंग हम सीखेंगे, ठीक है ना। तो आ सकता है ये। चले जी फटाफट बताएं टोटल। 2788 और भाई सुभान अल्लाह 2788। ओ नो